पहले जो एग्जामिनेशन में जो चीज़ें होती हैं प्री रेक्विजिट्स, उसमें पेशेंट का एक्सपोजर और पोजीशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सपोजर इज शर्ट ऑफ करवानी पड़ती है। ये पूरा आपको ये वाले एरियाज जो ये सुप्रा क्लैविकुलर एरियाज है, अगर आप शर्ट ऊपर करवाएंगे तो यहाँ तक जाएगी, ये एरियाज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में तो आप ये कर सकते हैं कि आप शर्ट ऊपर करें कि जब पेशेंट कंसर्न नहीं दे रहा, जैसे वो पेशेंट आप आगे से प्रेस करते हैं। अदरवाइज शर्ट आपने पेशेंट की उतार देनी है ताकि सारे एरियाज को आप कर सकें। पोजीशन एंटीरियर चेस्ट के लिए और लैटरल चेस्ट के लिए या फ्रंट ऑफ चेस्ट जिसको कहा जाता है, उसमें पोजीशन शुड बी सुपाइन, फ्लैट होना चाहिए। तो ये भी बेड अभी थोड़ा सा ऊंचा है, अनलेस एक कंडीशन होती है जिसमें हम फ्लैट बिल्कुल नहीं करवाते। वो कौन सी है? पेशेंट को डिस्निक जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है उसको सीधा लेटने पे फोर्स नहीं करते, बिकॉज सीधा लेटने पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वर्सन होती है। उन पेशेंट्स को हम 45 पे ले आते हैं और एग्जामिनर को आप कम्युनिकेट करेंगे कि ये नहीं लेट सकते, पेशेंट इज अनएबल टू लाइफ फ्लैट। आपने पूछ लेते हैं कि सीधा लेट सकते हैं आप, वो कहते हैं कि नहीं मुझे सांस चढ़ता है, या आपने लिटाया और उसको सांस चढ़ा तो फिर आप उसको उस पोजीशन में लेंगे। उसके बाद आपने करनी है इसकी पोजीशन, ये एग्जैक्ट टोटल सुपाइन नहीं है, ये थोड़ी सी मॉडिफाइड है और आर्म्स ऐसे होनी चाहिए। तो ये हम कहते हैं पेशेंट सुपाइन विद आर्म्स एब्डक्टेड। ये फ्रंट ऑफ चेस्ट की ये पोजीशन होनी चाहिए। ये क्यों करवाते हैं एब्डक्ट हम ऐसे? लैटरल चेस्ट आपके फ्रंट में आती है एंटीरियर और लैटरल। अगर ये साथ लगे होंगे तो आप लैटरल पे फिर आपको मूव बाद में करना पड़ेगा विच इज नॉट। तो इंस्पेक्शन स्टार्ट होनी है। इंस्पेक्शन में आपने करना क्या होता है? इंस्पेक्शन की एग्जीक्यूशन बहुत आसान है। एग्जीक्यूशन इज के जो आपने जिस तरह से स्टेप्स को परफॉर्म करना है, और इसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 4 चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी थी? शेप, सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। उसके लिए आपने वैसे ना भी रखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप अगर हाथ रख लें पल्स पे कि पेशेंट वॉलंटरीली इसको चेंज ना करें, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट कंट्रोल कर सकता है। तो आप 1 मिनट के लिए पूरा पल्स पे हाथ रखते हैं, लेते रेस्पिरेटरी रेट है सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, और 1 मिनट के बाद इसी दौरान आपने और चीज़ें भी बाकी देख लेनी है। शेप भी देख लेनी है, डिफॉर्मिटी भी देख लेनी है, थोड़ा आगे पीछे हो गए, क्योंकि 16 ब्रेथ्स होंगी, 20 ब्रेथ्स होंगी मैक्सिमम। इस दौरान आप सारा कुछ असेस कर लेते हैं सिवाय एक स्टेप के। कौन सा? मूवमेंट एंड सिमेट्री। वो यहाँ से आप असेस नहीं कर सकते क्योंकि आईज का एंगल राइट और लेफ्ट चेस्ट के साथ डिफरेंट होता है। तो उसके लिए आपने आना है फुट एंड पे, और आगे आपने पेशेंट को कहना लंबा सांस लें और सांस रोकें। ये सिमेट्री है, सिमेट्री सांस रोक के भी नजर आती है। लंबा सांस लें। इसमें आप देखते हैं सिमेट्री है बेसिकली कि दोनों चेस्ट एक लेवल पे हैं या डिप्रेस्ड और एलिवेटेड, और मूवमेंट इज के दोनों चेस्ट राइट और लेफ्ट साइड इक्वली मूव कर रहे हैं या उसमें इनइक्वालिटी। अगर सिमेट्री खराब होगी तो जो साइड कम मूव कर रही है वो एबनॉर्मल साइड, मतलब आपको लग रहा है राइट डिप्रेस्ड है लेफ्ट एलिवेटेड है, तो यू कैन नॉट नो कि कौन सी साइड एबनॉर्मल है अनलेस आप उसकी मूवमेंट देखें, क्योंकि लंग का फंक्शन बेसिकली एक्सपैंड होना और इन्फ्लेट होना और डिफ्लेट होना। तो जब आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये साइड कम मूव कर रही है, ये तो अच्छी वाली मूव कर रही है, तो लेफ्ट इज़ एलिवेटेड एंड इज़ मूविंग लेस, ये स्टेटमेंट बनती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसमें सिमेट्री आम तौर पे एग्ज़ाम में भी और परफॉर्म करते हुए भी आपके जो टेस्ट होगा उसमें भी आप लोग अक्सर नहीं बताते। फिर आ जाती है पैल्पेशन। तो अगर सर्दी है तो अपने हैंड्स वार्म करने हैं, और कोई ख़ास वो नहीं है जैसे एब्डोमेन पे एस बनाते हैं या तो कोई वो पैटर्न नहीं है। आपने पूरी चेस्ट बॉल को कन्फर्म हाथों के साथ प्रेस करना है, फेस की तरफ देखना है, और पेशेंट से पूछ भी सकते हैं, पहले भी पूछ सकते हैं, करते हुए भी पूछ सकते हैं कि आपको किसी जगह पे दर्द तो नहीं है, खास दर्द तो नहीं है आपको। ये आपने टेंडरनेस एंड क्रेपिटस देख लिया। टेंडरनेस इसके दबाने पे पेन हो, और क्रेपिटस इज क्रैकलिंग साउंड सुनाई दे जो एयर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू होने की वजह से आती है। वो बाज़ लोगों में न्यूमोथोरैक्स के साथ खास तौर पे, या पेनिट्रेटिंग इंजरी को चाकू चाकू लगा हुआ है उससे भी एयर बाज़ दफ़ा सबक्यूटेनियस टिश्यू में पेनिट्रेट हो सकती है। फिर आ जाती है
ट्रेकिया एंड एपेक्स बीट। ट्रेकिया को देखने के लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। कॉन्सेप्ट एक ही है बेसिकली, आपने ट्रेकिया के कार्टिलेजेस को फील करना है और आपने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर हेड और ट्रेकिया के बीच में जो ग्रूव है इसकी डेप्थ को असेस करना है। तो ये जिस साइड पे ये कम होएगी उस साइड पे ट्रेकियल डेविएशन होने का मतलब एक एविडेंस है, चांस नहीं है, एविडेंस है। तो आपने चिन, पेशेंट अगेन शुड बी फ्लैट, चिन लिफ्ट अपवर्ड, और यहाँ पे आप 1 फिंगर के साथ ट्रेकियल कार्टिलेजेस को फील करते हैं। ये आप आगे अगर इसको फिंगर को देखना चाहें तो ये आपने कार्टिलेजेस को फील किया और फिर इधर वाले स्पेस को और फिर इधर वाली स्पेस को। ये एंटीरियर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, दरमियान में ट्रेकिया है। तो इधर वाले को भी और इधर वाले को भी आपने देख लेना है। ये 1 फिंगर है। 2 फिंगर होता है कि आप साइमल्टेनियसली इन दोनों स्पेसेस को असेस करते हैं, मुझे पर्सनली ये पसंद है। 3 फिंगर होता है कि आप ये 2 फिंगर्स को रेफरेंस बनाते हैं और मिडल फिंगर को फिर 1 फिंगर वाला काम करते हैं। ये सिर्फ डिस्टेंस चेक करने के लिए 2 फिंगर, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर क्लेविकल के मीडियल एंड्स पे आप रख देते हैं और फिर 1 फिंगर से ट्रेकियल रिंग्स को फील करते हैं और इधर फिर आप ये वाला ग्रूव देखते हैं, इसका डिस्टेंस इधर से चेक करते हैं कि कितना है और फिर इधर वाला रख के इधर वाला डिस्टेंस चेक करते हैं। नॉर्मली स्लाइटली टुवर्ड्स राइट होना ट्रेकिया का, दैट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन अगर उसमें ग्रॉस कोई आपको जैसे लेफ्ट पे थोड़ी सी भी मिल रही है तो दैट वुड बी एब्नॉर्मल। ये फील की, फिर आपने एपेक्स बीट फील की, एपेक्स बीट को लोकेट किया और यहाँ से आपने फर्स्ट प्रोमिनेंस जो फील होगी इसके अलोंग, इसको कहते हैं स्टर्नल एंगल, और इसके अलोंग लगी होती है सेकंड इंटरकोस्टल रिब। उसके नीचे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ डिप होती है फिंगर आपकी, इस स्पेस को छोड़ना नहीं है, नीचे आ जाना है, अगली स्पेस को लोकेट करना, फिर उसको ट्रेस करके फिर अगली स्पेस को लोकेट करना, फिर उसको होल्ड करके फिर अगली स्पेस को, ये काउंट करते जाना है। इस फिंगर को अभी भी नहीं उठाना है यहाँ से। फिर आपने यहाँ से ये मीडियल एंड और ये लैटरल एंड जो आपकी मिडिल फिंगर है और इसकी एक इमेजिनरी सेंट्रल मिड क्लेविकुलर लाइन को आपने यहाँ से इमेजिनरी ड्रॉ करके देखना है कि ये मिड क्लेविकुलर से लैटरल है या मीडियल। स्केल के साथ मेजर भी किया जा सकता है कि मिड क्लेविकुलर से 2 सेंटीमीटर लैटरल या 2 सेंटीमीटर मीडियल। अगर नहीं मिली तो लेफ्ट लैटरल में ले जाएंगे, लोकेट करेंगे, फिर सीधा करेंगे, यही सारा प्रोसेस होगा। अगर वहाँ लेफ्ट लैटरल में भी नहीं मिली तो बिठा के आपने आगे बेंड फॉरवर्ड करवा लेना है। ये मैक्सिमम पोजीशन होती है जिसमें एपेक्स करीब आ जाता है और फिर यहाँ पे लोकेट करेंगे। यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, काउंट वापस उसको लोकेट रख के फिंगर को वहीं पे लोकेटेड आप वापस लिटाएंगे और लेटी हुई पोजीशन में फिर आप उसको दोबारा वो सारा काउंटिंग का प्रोसेस करके जब डिस्क्राइब करेंगे तो बताएंगे एपेक्स बीट इन द 6th intercostal space 2 centimeter lateral to mid clavicular line in left lateral position या in sitting forward position, क्योंकि ये नॉर्मल से थोड़ी वेरिएशन इसमें पोस्चर की वजह से आने का चांस होता है। नहीं पैल्पेबल हुई उसमें भी तो एक दफ़ा राइट पे देख लेते हैं और उसको फिर हम कहते हैं कि इनपैल्पेबल एपेक्स, राइट पे डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये होगी ट्रेकिया एंड एपेक्स बीट। फिर आ जाती है चेस्ट मूवमेंट्स एंड एक्सपेंशन। चेस्ट मूवमेंट्स के लिए आपने अपने हाथों को कि ये जो पाम्स हैं और फिंगर्स हैं इनको लैटरल चेस्ट वॉल पे लगाना है और थम्स को आपने मिड लाइन के करीब ले आना है एक स्किन फोल्ड बनाते हुए। थंब की टिप्स जो है ये नीचे लगी हुई नहीं होनी चाहिए चेस्ट वॉल के साथ, दे शुड बी अप सो दैट ये चेस्ट की जो नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है इसके ऊपर ग्लाइड कर सकें। यहाँ पे रख के ये एट द लेवल ऑफ निपल्स आप पहला लेते हैं, लंबा सांस लें तो ये थम्स आपके लैटरल अपार्ट मूव करते हैं मिड लाइन से। फिर एक ज़िफी स्टर्नम पे यही वाला काम। ये देखें ये दोनों थम्स मूव कर रहे हैं, एक जैसे ही तकरीबन मूव कर रहे हैं। फिर आ जाती है एक्सपेंशन। मेजरिंग टेप पे ये आपने लगानी है, ये एट द लेवल ऑफ निपल्स ही आपने इसको करना है। नीचे को करो, अच्छा ये करनी सेंटीमीटर में, इंचेस में नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लेना है कि ये सेंटीमीटर्स में हमारे पास है। पूरा सांस बाहर निकालें,
बाहर निकालें, बाहर निकालें, और ये 88 पे आ गया। अब इसको लूज़ पकड़ के लंबा सांस अंदर खींचें, 92 पे आ गया, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 88 से 92। चलो ये एक ही प्लेस पे करते हैं। फिर आ जाती है वोकल फ्रेमिटस। वोकल फ्रेमिटस के लिए आप वैसे ये वाला भी यूज़ करते हैं, इसमें 4 स्पेसेस हो जाती हैं करके, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यही कहा जाता है कि आप अल्नर साइड ऑफ हैंड से आपने सारा हर स्पेस को कंपेयर करना है। 1 2 3 बोले, 1 2 3, 1 2 3, अगली स्पेस यहीं नीचे, उसको इधर कंपेयर किया, बोले 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये मैक्सिमम ज़िफी स्टर्नम एंटीरियर और लैटरल चेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ पे लिवर पड़ा होता है और यहाँ पे इधर स्टमक और स्प्लीन आ जाते हैं, तो ये आपने ज़िफी स्टर्नम के लेवल से नीचे नहीं जाना है। ये 5वीं या 6ठी रिब बनती है, जो इधर आगे परकशन में भी हम आपको उसमें अभी करेंगे। फिर इधर से 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बस ये उसके बाद आ जाती है आपकी परकशन। परकशन के जो वो सारे वो हैं, वो तो खैर आपको पता ही होगा कि मिडल फिंगर को कहते हैं फ्लेक्सीमीटर, इधर राइट हैंड की मिडल फिंगर को कहते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। और इसको आपने हिट करना है मिडल फिलेंक्स के ऊपर, और इसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं परकशन नोट। ये मूवमेंट 2 दफ़ा होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, रख नहीं देना उसके ऊपर मारने के बाद। और अगर आप रिकन्फर्म करना चाहते हैं तो 2 दफ़ा उसको फिर रिकन्फर्म करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना, और ये भी गलत है, ये बड़ा कॉमनली हो रहा होता है, ये गलत है। फिंगर ऊपर रहनी नहीं चाहिए, ये उसकी नोट को चेंज कर देती है अगर उसके ऊपर स्टे करेगी। ये आपने सबसे पहले ये ऐसे ही करते हुए अपर बॉर्डर ऑफ लिवर के लिए परकस करना है। ये आप मिड क्लेविकुलर लाइन में नीचे आते जाते हैं, और जहाँ पे आपको अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे परकशन नोट रेजोनेंट है, ये इम्पेयर्ड हो गई, ये डल हो गई। तो ये जहाँ इम्पेयर्ड आ रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपने सेकेंड रिब, सेकेंड स्पेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अपर बॉर्डर ऑफ लिवर इज इन द 6th इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन। फिर इसको आपने करना है कंपैरिजन जो चेस्ट वॉल का करना है। तो ये आपने क्लेविकल को ऐसे पकड़ लेना है दोनों फिंगर्स के बीच में। वैसे हाथ भी ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन अगर हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। तो ये क्लेविकल आ गई, ये सुप्रा क्लेविकुलर हो गई, ये इंफ्रा क्लेविकुलर हो गई। 3 फिंगर्स के पल्प से आपने, नेल से नहीं, आपने क्लेविकल पे हिट करना है, और इंडेक्स फिंगर की मिडल फेलेंक्स पे आपने यहाँ पे इसको हिट करना है, और फिर इधर ऐसे ही आपने इधर कंपेयर करना है। ये 3 को इकट्ठा कंपेयर करते हैं, फिर आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन में कंपैरेटिव परकशन शुरू हो जाएगी। बस ये 6ठी रिब पे हमारा लिवर का था, उसको हमने नहीं करना। लैटरल के लिए आपको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं कर सकते, आपका एंगल ही नहीं बन रहा। तो इस इधर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेसेस ऐसे जा रही हैं, इधर ऐसे आ रही हैं, तो हाथ भी हम यहाँ पे ऐसे लाएंगे और ये वाला हाथ ऊपर से लाएंगे। तो ये इसके लिए ये वाली पोजीशन बनेगी, और इधर ये वाली पोजीशन बनेगी। ये तो सीधा सीधा है, ये समझने की ज़रूरत है कि इधर वाले के लिए आप हाथ ऊपर से लाएंगे। एक हल ये है कि यहाँ से ऐसे करें, वो आपकी स्पेसेस चूँकि ऐसे पड़ी हैं, आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ऐसे करेंगे तो इधर से मुझे हाथ को सीधा करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसका सिर्फ यही बनता है सोल्यूशन कि आप उसको ऊपर से लेके आए।
ये आपकी लैटरल चेस्ट की होगी। फिर आपकी आ जाती है परकशन, ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन के लिए आपने सबसे पहले ये लगा के चेक करके बेल को यूज़ करना है सुप्राक्लेविकुलर के लिए। एक सांस लंबा खींचने के लिए कहना है, लंबा सांस लें। फिर वापस डायफ्राम पे आ जाना है। हर स्पेस को दूसरी स्पेस से कंपेयर करते जाना है मिड क्लेविकुलर लाइन में। एक सांस काफ़ी होता है। कोई डाउट हो तो आप 2 तक भी सुन सकते हैं, 2 में लेकिन टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। ये जैसे हमने परकशन के किए थे, 5वीं या 6ठी रिप तक आप करने के बाद फिर लैटरल पे चले जाएंगे। लैटरल में आप अगर हाई इन दी एक्सिला शुरू नहीं करेंगे तो आपको 4 स्पेसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जो मिल रही होती है यूजुअली तीसरी स्पेस होती है, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 6ठी। तो अगर आप इसको शुरू यहाँ से, बाद वो हेयर शेयर होते हैं एक्सिला में, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, वो आप उसको फिर आपके 4 स्पेसेस वो बहुत नीचे चली जाती हैं, वहाँ पे लंग होता ही नहीं है। तो ये एक स्पेस को इधर सुना और इधर कंपेयर किया, फिर अगले स्पेस को इधर सुना और इधर कंपेयर किया, और फिर अगले स्पेस को इधर सुना और इधर कंपेयर किया। ये भी 6ठी रिप तक आप, या मैक्सिमम 7वीं रिप तक इसको नीचे ला सकते हैं, जहाँ तक आपको ब्रेथ साउंड्स आ रही है। यहाँ पे परकशन ख़त्म नहीं होती। फिर वापस बेल पे आ जाना है और पेशेंट को कहना है 1 2 3, 1 2 3 बोलो 1 2 3 जी। 1 2 3 फिर बेल डायफ्राम पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है ना वो आपके स्पीड के साथ मैच नहीं कर रहे होते, मतलब वो 1 2 3 में इतने वो हो जाते हैं कि वो स्टेप की उसको कुछ लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं। फिर आपको रोकना पड़ता है कि जब मैं कहूँगा, फिर आप कोई सिग्नल कोई भी तय कर सकते हैं, हाँ जी या आप। तो ये उसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब मैं कहूँगा तब आपने 1 2 3 बोले। 1 2 3 हम्म 1 2 3 हम्म 1 2 3 हम्म 1 2 3 हम्म 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, ये स्पीड अगर पेशेंट अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये मैं स्टेप से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खुद ही उसके साथ मैच करेगा। बाज़ दफ़ा आपको या जी या कुछ सिग्नल रखना पड़ता है जिस पे आप पेशेंट आपको उसके रिस्पॉन्ड करेगा। ये थी फ्रंट ऑफ चेस्ट। तो बैक ऑफ चेस्ट के लिए हम फिर किसी और क्लास आपकी